नमस्कार। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमेरिका से ऐसी खबरें आ रही हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पूरी दुनिया अमेरिका को महान लोकतंत्र मानता है और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी दुहाई दी जाती हैं, उनके प्रमाण दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक जो बाइडेन की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं और अमेरिकी जनता का जो जनादेश है उसको झुठलाने पर उतर आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वाशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग पर अटैक हो जाए, लोग जबरन उसमें घुस जाएं, उपद्रव करने लगें और वहां पर सुरक्षा कर्मियों को गोली चलानी पड़े। लेकिन ये घटना हुई है और ये भी सत्ता हस्तांतरण के मात्र 14 दिन पहले। 20 जनवरी को आमतौर पर वहां पर नए राष्ट्रपति, नई सरकार शपथ ग्रहण करती है, कमान संभालती है देश की। उससे केवल 2 सप्ताह पहले अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में इस तरह का माहौल देखने को मिले और वाशिंगटन डीसी में 2 सप्ताह का कर्फ्यू लगाना पड़ जाए, नौबत यहां तक आ जाए कि जो सोशल मीडिया होल्डर हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, वो राष्ट्रपति के अकाउंट ब्लॉक कर दें, भले ही कुछ समय के लिए, और एक अनार्की जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो फिर सोचना पड़ता है। दुनिया भर के देशों से, उनके राष्ट्र प्रमुखों की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और नौबत ये आ गई है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति पेंस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के तौर तरीकों पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। इस पूरे मामले को समझने के लिए अमेरिका की जो स्थिति है, जो छवि बन रही है इस घटना के बाद, और आगे की चुनौतियां किस तरह की होंगी, जो बाइडेन को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो जाने माने विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। जो मेरे ठीक बगल में है वो हिंदुस्तान दिल्ली के पूर्व वरिष्ठ स्थानीय संपादक प्रमोद जोशी हैं। जोशी जी, आपका स्वागत है। आपका माइक शायद नहीं खुला हुआ है। और दूसरे, नमन जी स्वागत है जोशी जी। जी, नमस्कार जी। और उनके बगल में है जाने माने चिकित्सक और बहुत लंबे समय तक भारत में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन और एक पूरा माहौल बना था, उसमें भी अहम भूमिका निभाने वाले और इस समय शिकागो में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर मुनीश रायजादा। मुनीश जी, आपका भी स्वागत है। तो धन्यवाद। मुनीश रायजादा चूंकि सीधे अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाशिंगटन डीसी में जो कुछ देखने को मिला है, कैपिटल बिल्डिंग में जो आज हादसा हुआ है, घटना हुई है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया किस तरह की है, वो इसे किस रूप में देख रहे हैं। ओंकार जी, बड़ी शर्मनाक स्थिति है यहाँ पर। और आपने भूमिका में बताया सब दर्शकों को, पाठकों को, कि किस तरह से सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश, जो दुनिया में डेमोक्रेसी का चैंपियन है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र सिखाता है, जो अपने को कहता है कि हमारा काम है ये, कि हम दुनिया को लोकतंत्र सिखाएंगे। और जिनको एक सिंगल मोस्ट यूएसए को क्रेडिट मिला हुआ है कि जिन्होंने कम्युनिज्म का सामना किया 1940, 50, 60 में, कम्युनिज्म को हटाने, उनके उसके खिलाफ जंग छेड़ने में यूएसए ने एक प्रकार से पटकथा लिख दी थी। आज वहां पर, और जहां भी दुनिया में लोकतंत्र की हत्या होती है, एटलीस्ट कागजों पर अमेरिका कहता है कि हम वहां पर बचाने जाएंगे। आज उन्हीं की संसद पर, कैपिटल पर आज अटैक हुआ है, उन्हीं के लोगों द्वारा। और ट्रंप ने उससे पहले एक भाषण दिया अपने समर्थकों को वाशिंगटन डीसी में। उसमें कहा कि लेट अस मार्च टू द कैपिटल।
और उसके बाद जो दंगे फसाद हुए, शीशे तोड़कर लोग अंदर घुसे कैपिटल में, यह अभूतपूर्व है, अशोभनीय है, शर्मनाक है। 1812 में जब ब्रिटिश वार छिड़ा था, सबको ध्यान है कि 1776 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी अमेरिका ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि हम अब एक अलग देश हैं। एक कॉलोनी थे उस वक्त, जैसे भारत एक कॉलोनी था, इंग्लिश जी। कॉलोनी। तो 1776 2 जुलाई को डिक्लेयर किया गया पेंसिल्वेनिया में, और 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे अडॉप्ट किया गया। और उसके बाद फिर कैपिटल हिल पे जहां कैपिटल बनी हुई है वो 1800 में बना। 1814 में जब 1812 में जंग हुई ब्रिटेन और यूएसए की, उस वक्त ब्रिटिशर्स ने इस पर अटैक किया था कैपिटल हिल पर, और इसको नष्ट कर दिया था, जिसके बाद ये 5 साल तक बंद थी। तो उसके बाद ये पहला ऐसा, उसके बाद छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस जंग का एक अटैक, वेंडेलिज्म, ऑक्यूपाई कर लिया जाना, संसद के अंदर तक चले गए थे, जो जहां सीट पर अध्यक्ष बैठते हैं वहां पर भी जाके भी ये जो हुड़दंगबाज थे वहां पे खड़े हैं। ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने इस वक्त फ्लैश हो रही। जीओपी के मेंबर्स खुद, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स खुद ट्रंप को ब्लेम कर रहे हैं इस वक्त। जो उनके पूर्व सैनिक, जो उनके सेक्रेटरीज थे, उनके जो सेनापति थे, सेना नायक थे, और जो ऐसे उनके एडवाइजर थे, उन्होंने भी भर्त्सना की है इसकी। प्रमोद जोशी जी, जो हालात इस समय वॉशिंगटन डीसी में दिखाई दे रहे हैं और पूरी अमेरिका और पूरी दुनिया में ही आप कह सकते हैं कि इस घटना के बाद से तो सब आश्चर्यचकित हैं कि ये हुआ क्या है। इस सब के लिए आप क्या सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराएंगे, जो बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, राष्ट्रपति हैं? हमने 4 साल पहले के वो दृश्य भी देखे हैं जब बराक ओबामा की विदाई हुई थी, तो बराक ओबामा और उनकी मिसेज ने व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप का और उनकी पत्नी का स्वागत किया था, और बहुत ही भावभीना दृश्य था उनकी विदाई का और ट्रंप दंपत्ति की के गृह प्रवेश का वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में। पूरी दुनिया यही अपेक्षा करती है कि जो अपने आप को महान लोकतंत्र बताते हैं, प्रचारित करते हैं, उसमें इसी तरह के दृश्य शोभा देते हैं। लेकिन ट्रंप ना तो जनादेश मानने को तैयार हैं, बल्कि उल्टे एक अजीबोगरीब दृश्य उन्होंने उपस्थित कर दिया है। क्या दृश्य उभरता है आपके दिमाग में, और क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे माहौल पर, पूरे वातावरण पर? क्या बन रहा है? अमेरिका भी क्या गलत दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अब दिशा का तो समय बताएगा, क्योंकि अमेरिका गलत दिशा में कैसे जाएगा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका दुनिया को दिशा दिखाता है। लोकतंत्र के मामले में कम से कम अमेरिका, फ्रांस या जो दुनिया के ऐसे देश हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वो हमें रास्ता बताते हैं, क्योंकि हमारा समाज तो अपेक्षाकृत उतना आगे नहीं है, उतना विकसित नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि हमें ये देखना चाहिए कि ट्रंप या उनके साथ जो भी उनकी समझ है या उनके साथ पीछे जो लोग हैं वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप के इस व्यवहार के पीछे एक समय तक मुझे कम से कम ये ऐसा लगता था कि शायद ट्रंप अगला चुनाव भी लड़ना चाहेंगे, और उसके लिए वो अपने को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने के लिए देर तक अपनी बात को कहते रहेंगे। यूं तो आमतौर पर अमेरिका में बड़ी अच्छी परंपरा है कि जैसे ही हार होती नहीं है, मतलब संभावना दिखाई पड़ती रहती है कि अब हमारी हार हो जाएगी, तो हारने वाला जीतने वाले को बधाई देता है और शुभकामनाएं देता है, और उसके बाद माना जाता है कि दोनों चुनाव में प्रत्याशी थे, लेकिन दोनों भारत अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका के हितों के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। ये लोकतंत्र की भावना है, मतलब अमेरिका के लिए नहीं, भारत में या कहीं पर भी होनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार, देखिए
पहले तो चुनाव 3 नवंबर का चुनाव था, उसमें भी थोड़े कानूनी वोट को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। फिर उसके बाद 14 दिसंबर को जब ये होता है, जब दोबारा सब बैठते हैं इलेक्टोरल कॉलेज वगैरह, जिसका वोट अब ये गिना जाएगा जिसमें संसद में, तो उम्मीद थी कि उसके बाद ट्रंप को समझ में आ जाना चाहिए कि वो पराजित हो चुके हैं लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि वहां की अदालतों ने जब उसको नहीं स्वीकार किया या आगे बढ़ गए, तो अब क्यों ट्रंप ने ऐसा किया, क्यों, और खासतौर से उस लोकतंत्र के मुख्यालय पर जो संसद के नाम से है, उसको पर हमला करने की, और जिसमें कि 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जो केवल इनके उकसावे की वजह से उसमें प्रवेश कर गए, उस हिंसा में शामिल हो गए। ये संभव होता है लोकतंत्र में, जब नेता का आदेश होता है तो भीड़ ही हो जाती है। पर ये एक दुखद बात है, खासतौर से अमेरिका की राजनीति के लिए, अमेरिका के लोकतंत्र के लिए, और अभी वर्षों लगेंगे इस चीज का विश्लेषण करने में। मैं नहीं समझता कि आज हम इस स्थिति में है कि हम अगले 5 मिनट में इसका कोई बड़ा विश्लेषण कर सकें। अब ये पूरी घटना का अंदाज नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि वॉशिंगटन डीसी, जो कि देश की राजधानी है, वो कर्फ्यू में होगी जब देश का नया राष्ट्रपति 20 जनवरी को अपना पदभार संभालेगा। ये 2 हफ्ते का कर्फ्यू लगा दिया गया है 21 जनवरी तक के लिए। मैं पढ़ रहा था किसी CNN में या कहीं, तो ये एक ऐसा चीज है जो हास्यास्पद है। हास्यास्पद ये है कि मैं अभी एक सीनेटर मार्को रूबियो करके, एक इनके रिपब्लिकन पार्टी की सीनेटर हैं, जिन्होंने कहा कि आज, जो उनकी अपनी पार्टी की हैं, कि आज रूस और अमेरिका हंस रहे होंगे कि ये कैसा लोकतंत्र है आपका, जो जिसमें ये सब घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे वास्तव में शर्म आ रही है अपने ऊपर भी, कि हम अमेरिका को लोकतंत्र का मुख्यालय मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वह स्वाभाविक रूप से हमारा, हम भी उसी रास्ते पर हैं। तो ऐसे में ये बड़ा अजीब सा लगता है। बाकी हमें उन कारणों का विश्लेषण करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो ट्रंप के पीछे हैं, आखिर वो कौन सी प्रेरणाएं हैं जो ट्रंप को ऐसा करने को मजबूर कर रही है, या कोई अंदेशा या डर या कोई ऐसी चीज है जिससे वो बचना चाहते हैं, और क्या वो बच पाएंगे। ये आने वाले समय में विश्लेषण के विषय होंगे। जो सवाल अभी प्रमोद जोशी जी ने उठाए हैं, मुनीष जी, क्या आप समझते हैं वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से कारण हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके चलते डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से हटना नहीं चाहते हैं, या अमेरिकन ने जो जनादेश दिया है उसको सहज रूप में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे हैं और अपने समर्थकों को उकसाने पर आमादा हो गए हैं? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी में कि जो ओरिजिनल आप थॉट्स पे जाएंगे तो उसका एक एक्सट्रीम विंग होता है लिबर्टेरियंस। ठीक है, लिबर्टेरियंस उस आइडियोलॉजी को एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं जिसमें कहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, गवर्नमेंट शुड नॉट इवन बी प्रेजेंट। ठीक है, तो रिपब्लिकन्स में कुछ जो इस थॉट प्रोसेस के वो इस चीज को स्ट्रेच करते हैं, और ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स को, मैं लिबर्टेरियंस को फ्रिंज एलिमेंट नहीं मानता, लिबर्टेरियन थॉट्स कहीं रखते हैं, इकोनॉमिक थॉट है, हाँ बिल्कुल, वो एक थॉट है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो इस ढंग के मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी में थॉट एक एक्सट्रीम है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो इस ढंग का है कि जो मानने को किसी चीज को तैयार नहीं है, तो ऐसे जो दक्षिणपंथी लोग हैं और जो इस ढंग की चीजों में विश्वास रखते हैं, उनको उकसाना आसान है, और फ्रिंज एलिमेंट्स हर सोसाइटी में मिलते हैं, यहां भी हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि जो फासिस्ट नेचर के जो लीडर्स होते हैं, आप हिटलर से लेके और ट्रंप को देखेंगे तो उसमें उनमें आता है ऐसा कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से सत्ता को चिपके रहे, और वो मानना कुछ नहीं चाहते। ये उनका मानसिक विश्लेषण किया जाए तो यही बातें निकल के आती हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते सत्ता को, और यही सब ट्रंप कर रहे हैं। अब आज जो वाइस प्रेसिडेंट पेंस ने भी आज अपने आप को डिटैच किया, क्योंकि जो इलेक्टोरल वोट्स की काउंटिंग आज सेनेट में उसका अप्रूवल मिल रहा है। ठीक है, तो वो अब
जब ये सब वायलेंस हुई तो कुछ घंटों में नेचुरली सब कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन डैमेज तो हो चुका था तब तक कि लोकतंत्र पे अटैक हुआ है। तो सेनेट वापस आ गया, रिकन्वीन हुआ टू रेस्टोर द डेमोक्रेसी टू से। उसके बाद अब पूरी नाइट में इस वक्त भी सेनेट बैठा है, संसद चल रही है। ये दैट इज अ कमिटमेंट कि हमारी कमिटमेंट है डेमोक्रेसी की। और माइक पेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है इस वक्त, जो अध्यक्ष है इस मीटिंग के, जो संसद में कार्रवाई चल रही है, तो उन्होंने कहा भी है कि वायलेंस डज नॉट विन, फ्रीडम विंस। तो उनका मैसेज क्लियर है। दूसरा ये है कि जो इसमें अब जो कुछ ऑब्जेक्टर्स आना चाहते थे जीओपी के, कुछ जैसे मैंने पहले भी इस बात को रेफर किया कि कुछ जो जीओपी के जो सांसद हैं, जो सेनेटर्स या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला था कि भाई हम इसमें सपोर्ट करेंगे ट्रंप को कि रिकाउंट हुए जो भी आगे, मतलब हम मानने को तैयार नहीं है इस मैंडेट को। तो वो भी अब पीछे हट गए हैं। और ए सेक्शन ऑफ जीओपी लीडर्स जो हैं रिपब्लिकन पार्टी को, उन्होंने तो ये भी कहा कि ट्रंप को हटाया जाए। नेचुरली इंपीचमेंट का समय शायद नहीं है, लेकिन सेक्शन 25 की बात भी उठी। 25 कहता था कि वो वाइस प्रेसिडेंट को कन्विंस कर दें तो ट्रंप को हटाया जाए, क्योंकि जैसा आपने पहले कहा, मोदी ने कहा कि शायद वो फिर चुनाव लड़े, तो अगर उनको इम्पीच कर दिया जाता है या ऑफिस से हटा दिया जाता है तो अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही उठता है कि जब ये हट जाएंगे 20 जनवरी को, ट्रंप विल नॉट बी ए प्रेसिडेंट, सो ही विल बी ए प्राइवेट सिटीजन एज ऑल ऑफ अदर्स पीपल। तो इन पर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि क्या था कि जब ये प्रेसिडेंट बने उस वक्त ये मामला उठा था कि एज ए प्रेसिडेंट आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं जी, और इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, इनका बिजनेस है। इन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पे कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इन्होंने ऐसी डिक्लेरेशंस नहीं की, कोई ऐसे अपने जो इनके बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट थे, इंटरेस्ट थे, जो कि एज ए प्रेसिडेंट आपको आपकी डिसीजन मेकिंग में बाधाएं डाल सकते हैं, उनको इन्होंने एड्रेस नहीं किया। तो अब वो इन पर वापस आ सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। ऐसा इस पे डिटेल्स में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बातें उठी हैं। तो ये इस बात की संभावना है, ट्रंप को समझ है इस बात की कि आने वाले समय में उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। और पहले जो इम्यूनिटी मिली हुई थी बीइंग ए प्रेसिडेंट, वो इम्यूनिटी 20 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। और हाल में मुनीष जी, इन्होंने बहुत सारे लोगों को माफी भी दी है, जिनमें बताते हैं कि इनके करीबी, इनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। तो क्या उसको भी चैलेंज किया जा सकता है 20 जनवरी के बाद? ये देखना पड़ेगा उसमें। एज ए प्रेसिडेंट तो इन्होंने अगर कंडोन किया किसी चीज को, तो उसके बाद तो मुझे पता नहीं इसमें। लेकिन हाँ, इन्होंने काफी ऐसे डिसीजन लिए हैं जो डेफिनेटली इनकी या एक राष्ट्रपति की गरिमा के खिलाफ भी हैं, और ऐसी चीजें आने वाले समय में इनको हर्ट कर सकती हैं। जोशी जी, बहुत सारे मैसेजेस मैं पढ़ रहा था इस घटना के बाद, चाहे एप्पल कंपनी के सीईओ हो टिम कुक, चाहे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दुनिया भर से लोगों के मैसेज आ रहे हैं। सबने कहा है कि बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्मूथली जनादेश का सम्मान करते हुए सत्ता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए, करने दिया जाना चाहिए, और किसी भी तरह की जो इस तरह की डिस्टरबेंस है वो स्वीकार्य नहीं हो सकती है। आमतौर पर ये माना जाता था कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच एक अच्छी बाउंडिंग है, एक अच्छी मित्रता है, लेकिन हमने देखा है कि जब बराक ओबामा चुनाव हारे थे तो उससे पहले बराक ओबामा और मोदी के बारे में भी इसी तरह की टिप्पणियां होती थी कि बहुत अच्छी मित्रता दोनों के बीच में है। लेकिन हमने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुने गए और बराक ओबामा की पार्टी हारी, तो शायद नरेंद्र मोदी पहले राष्ट्र प्रमुखों में से थे जिन्होंने ट्रंप का स्वागत किया था उनके चुने जाने पर, और अब भी उन्होंने जो बाइडेन का स्वागत किया था, उनको फोन किया था, उनको बधाई दी थी। और वो
और डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, ना कि बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। तो ये जो एक संदेश दुनिया अब अमेरिका को दे रही है, जो अमेरिका पहले दुनिया को देता रहा, इसमें आप कुछ अजूबा देख रहे हैं? नहीं, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि अमेरिका का लोकतंत्र कमजोर हो गया या अमेरिका लोकतंत्र का हमारे लिए अनुकरणीय देश नहीं रह गया, ऐसा नहीं है। ये भी एक अमेरिकी लोकतंत्र की परीक्षा है और उससे वो सफलतापूर्वक बाहर निकल कर आएगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। नंबर एक। नंबर दो, मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। नंबर दो, ये जो हम कहते हैं नरेंद्र मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप या बराक ओबामा, ये जो मित्रता है, ठीक है। एक व्यक्ति के रूप में जब कोई देश का प्रमुख होता है तो उन दोनों के बीच में एक मित्रता होती है, लेकिन ये वैसी कोई व्यक्तिगत मित्रता के रूप में नहीं है। ये 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मित्रता एक रूप में है। और जैसी मित्रता डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी, वैसी ही मित्रता अब नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ होगी। सबका अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, उनके अपने व्यक्त करने के तरीके होते हैं। तो वो मित्रता बनी रहेगी और नरेंद्र मोदी अब जो बाइडेन के साथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर देश की जिम्मेदारी है और जो बाइडेन के ऊपर भी अपने देश की जिम्मेदारी है, वो कोई निजी तौर पर किसी के साथ नुकसान या लाभ की बात नहीं है। अब जो तीसरी बात है, वो मैं इससे पहले भी मैंने कहा था कि आखिर ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये किस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं? क्या उनके पीछे का विचार है? क्या उनकी ताकत है? तो उसको मैं थोड़ा और स्पष्ट करूँ कि जो मैं दूर से देख पाता हूँ अमेरिका की गहराई, तो मुनीष जी और बेहतर समझेंगे कि यदि आप चुनाव परिणाम को देखें राष्ट्रपति के, तो जो ईस्ट कोस्ट है और वेस्ट कोस्ट है, वहाँ पर आपको नीले रंग के राज्य दिखाई पड़ेंगे और जो बीच का हिस्सा है देश का, वो लाल रंग के राज्य दिखाई पड़ेंगे। लाल रंग रिपब्लिकन पार्टी के उसको व्यक्त करता है, नीला रंग आमतौर पर उसको डेमोक्रेटिक पार्टी को। दूसरी बात ये कि जो नीला रंग और नीले रंग के जो इलाके हैं, उनमें आमतौर पर बाहर से आने वाले काफ़ी बड़ी संख्या में, चाहे वो अफ्रीकन्स हों या इंडियंस हों, चाइनीज़ हों, कोरियंस हों और मैक्सिकन्स भी हो सकते हैं, कोई भी मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं। वैसे मैक्सिकन्स का मेरे ख़्याल से शायद डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या रिश्ता है इस वक़्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने उनके आगमन पर और जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनके लिए दीवार-वीवार बनाने का काम भी किया। लेकिन जो लाल इलाका है, जो मध्य वाला इलाका, जो कि अमेरिका के थोड़े से कम पढ़े-लिखे लेकिन खेतीहर या मेहनत करने वाले मज़दूर, कारखानों में काम करने वाले लोग, जो अंग्रेज़ हैं, गोरे हैं, लेकिन जो बहुत उनकी तुलना में जो बाहर से आए लोग हैं, वो साधन संपन्न हो गए हैं, रोज़गार भी उनके पास है। और दूसरे, अमेरिका में एक ये धारणा भी हुई कि जो ग्लोबलाइज़ेशन के समय पर चीन में या बाहर इन्वेस्टमेंट्स किए गए, कारखाने बाहर चले गए, हमारे रोज़गार खत्म हो गए, कम हो गए और यूँ भी गोरों के अंदर एक प्रकार की अपनी अहंकार है कि हम थोड़े से सुपीरियर किस्म के लोग हैं। तो ये जो सोसाइटी के अंदर जो एक एक जो समझ है, जो सामाजिक सांस्कृतिक समझ है, जिसका मुझे लगता है कि जिसका एक प्रकार से व्यक्त करने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे या करना चाहते हैं, वो सामाजिक एक जो ध्रुवीकरण है अमेरिकी समाज में। अब सवाल ये और रिपब्लिकन पार्टी यूं भी चूंकि इस क्रिश्चियन वैल्यूज और पुराने परंपरागत जितना समाज का है वो व्यक्त करती है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उस चीज को वहां तक ले जा पाए या नहीं? क्योंकि एक बात आप गौर करें, चुनाव जो इस बार हुआ, मतदान काफी ज्यादा हुआ और डोनाल्ड ट्रंप की हार उतनी बड़ी नहीं हुई जिस हार की संभावनाएं पहले से व्यक्त की जा रही थी। करीब करीब सभी राज्यों में काफी टक्कर दी उन्होंने और जिन राज्यों में अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ता तो शायद वो भी जीत भी सकते थे। अब प्रश्न ये है कि कौन सी सामाजिक चेतना वो है जो अमेरिकी समाज में जो इस बीच
उभर करके आई है। हाल में पिछले साल झगड़े हुए, फसाद हुए, जिसमें जिसमें एक एंटीफा कहा जाता है, एंटी फासिस्ट ग्रुप, जिन्होंने आंदोलन चलाया, उन पर आरोप भी है कि इस्लामिक, कम्युनिस्ट या जो इसी प्रकार के जो बाहर से आने वाली प्रवृत्तियां हैं वो अमेरिकी समाज पर हावी हो रही हैं, और इसके कारण एक दूसरे जो गोरा पुराना परंपरागत कंजर्वेटिव समझ है उनके अंदर प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये एक सामाजिक टकराव भी है। जो अच्छी बात यह है कि अमेरिकी व्यवस्था ने उस दंगे में भी, जो पिछले साल का उनका जो फ्लॉयड जॉर्ज की मौत के बाद जो एक दंगा हुआ था शहरों में, उसको वहाँ के व्यवस्था ने सावधानी से संभाल भी लिया, नुकसान भी नहीं होने दिया, बहुत सारी चीजें ठीक की। लेकिन अमेरिकी समाज इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर सामाजिक टकराव बहुत बड़ा है। तो वो टकराव क्या इस राजनीति में व्यक्त होगा? और दूसरे, जो बाइडेन क्या, अब तो चूंकि ऐसा लग रहा है कि सीनेट में भी उनका बहुमत हो गया है, वरना एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होने जा रही थी जो राजनीतिक रूप से हो थी। लेकिन जो बाइडेन के सामने अभी एक विभाजित समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी भी आएगी। जो अन्य विदेश नीति और आर्थिक नीतियां तो अलग हैं, लेकिन एक और मुनीष जी उसको शायद और अच्छी तरह समझते हैं। मैं तो अमेरिका गया नहीं कभी, लेकिन दूर से जो देख पाता हूं मैं कि वहां पर एक सामाजिक ध्रुवीकरण और एक राष्ट्रवाद या ऐसी चीजें जो उछाल मार रही हैं, उनको अब हमें देखना पड़ेगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति के रूप में, एक राजनेता से, एक नेता से एक विलेन के रूप में बदल गए हैं, जो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें आशा थी कि वो गरिमा के साथ, शालीनता के साथ अपनी पराजय को स्वीकार करते और ये मानते कि ये लोकतंत्र में पराजय होना या जीतना, ये बहुत कुछ हमारी नीतियों और रीतियों पर निर्भर करता है। उन्होंने उस हार को बहुत ही व्यक्तिगत रूप से लिया और बहुत गलत तरीके से उसको दिखा रहे हैं, जो ये बहुत अच्छी बात नहीं लगती मुझे। मुनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रमोद जोशी जी ने कही हैं और बताई हैं। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं कि जो सामाजिक रूप से अमेरिका विभाजित होता हुआ दिखाई दे रहा है या कहीं जो एक टकराव का माहौल बन रहा है, पिछले 1 साल में ही कहना चाहिए, जब से जॉर्ज फ्लॉयड के साथ वो घटना हुई थी और उसके बाद पूरे अमेरिका में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट में हमने देखा था कि बदले की भावना से कुछ वारदातें हुई थी। तो एक तो ये चुनौती रहेगी जो बाइडेन के सामने। एक सवाल तो ये है कि बाइडेन के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी अब, और दूसरा सवाल मैं ये करना चाहता था जो इसके बाद आप जवाब दे सकते हैं कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही सवालों के घेरे में रहे हैं और निशाने पर भी रहे हैं। एक वर्ग है जो लगातार उनको स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। शुरू से ही उन पर तरह तरह के आरोप भी लग रहे थे कि वो झूठ बोलने के सरताज हैं, या कई दूसरी तरह की चीजें भी उनके बारे में वहां के मीडिया में चलती रही पूरे 4 साल तक। जी। कोई भी ऐसा महीना, कोई भी ऐसा काल गुजरा नहीं है जब उन पर गंभीर किस्म के आरोप ना लगे हों, और मीडिया से भी उनका टकराव उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो जो सवाल जोशी जी ने उठाए हैं कि जो बाइडेन के सामने चुनौतियां किस तरह की रहेंगी, और दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटली क्या खो दिया है जाते जाते। देखिए, प्रमोद जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और इन्होंने जैसा कहा कि कभी यूएसए नहीं आया, लेकिन यूएसए से मतलब दूर बैठ के भी इनकी समीक्षा बिल्कुल टू द स्पॉट रही है। ठीक है, वो शो करता है कि इनके पास काफी इसका गहन अध्ययन है। अमेरिका वास्तव में ही बटा हुआ है। रेसिज्म यहाँ पर, जो रेशियल डिविजन्स हैं, वो यहाँ पे हैं, थी, और वो जाने वाली नहीं है। आप किसी बड़े सिटी में चले जाइए, शिकागो, न्यूयॉर्क, रेशियल सेग्रीगेशन इज एब्सोल्युटली स्टार्क, बिल्कुल एविडेंट, बिल्कुल आपके समक्ष है। लेकिन क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट और ये सब हैं, तो क्योंकि कागजों में नहीं, संविधान में नहीं है, तो उसकी वजह से एक
समझ बनी हुई है, लेकिन आंखों में और निगाहों में और मन में है वो। जी जी। जॉर्ज फ्लॉयड के केस ने फिर से उस डिविजन्स को उभार दिया, ठीक है। और हर साल ही कुछ ना कुछ होता है। शिकागो में ऐसी पुलिस की वारदातें अनफॉर्चुनेटली होती रहती है जहां भी मतलब ब्लैक्स की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप इनको रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स को आप बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी स्टाइल में देख सकते हैं। जी जब जी। बीजेपी आती है तो एक अलग किस्म का एक माहौल पैदा हो जाता है, हिंदू मुसलमान थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस कहती है हम हीलिंग टच लेके आएंगे, लेकिन वो अपीजमेंट है उनकी। प्रॉब्लम ये है कि वो अपीज करते हैं, वो हीलिंग टच नहीं है। वो आपको इक्वल पलड़े में नहीं रखना चाहते। तो एक पलड़ा अगर बीजेपी वक्त तो एक पलड़ा हावी हो जाता है तो कांग्रेस दूसरे पलड़े को हावी कर देती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको देखते कैसे, आप उसकी समीक्षा कैसे करते हैं। आपकी अपनी मतलब अपना दृष्टिकोण भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि बाइडन या जब डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आता है तो उनका माहौल ऐसा ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जैसे ने भी कहा, जो सदर्न है इस वक्त, जैसे अलाबामा साइड पे जाएंगे, अब जॉर्जिया जहां पे अभी काउंट इलेक्शन हुए, ये सब जो सदर्न स्टेट्स है जहां पर स्लेवरी थी और जिन्होंने स्लेवरी के एबोलिशन के खिलाफ खड़े हुए, जी जी। क्योंकि उनकी खेती में दिक्कत आती थी उनको। खेती उनकी, अब ये मैं इस वक्त इंसिडेंटली अलाबामा में ही हूं और यहाँ पे इट्स ए वेरी एग्रीकल्चरल स्टेट। मैं छोटे से टाउन डोथन में हूँ, यहाँ पे जी बिल्कुल जी। एक तहसील लेवल का, भारत के दृष्टिकोण से तहसील लेवल का टाउन माना जाएगा। एग्रीकल्चर एविडेंट है यहाँ पे, आपको पॉपुलेशन दिखती है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर उन्होंने अब जो वो था, तो ये डिवीजन, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है तो वो डिवीजन थोड़ी बढ़ जाती है, फ्रिक्शन फिर थोड़े से दिखने लग जाते हैं। फिर वो डिपेंड भी करते हैं कि प्रेसिडेंट है किस किस्म का, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप एक रेबल राउजर है, ठीक है ना। इन्होंने उकसा के उन्होंने अपने 4 साल कंप्लीट किए। लेकिन हर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं होता। लेकिन डेमोक्रेट्स की तो प्रथा यही है कि वो इंक्लूसिव दिखते हैं, पीपल ऑफ कलर जैसा आपने बताया, सब उनकी तरफ ज्यादा आते हैं। तो ये सब है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बाइडेन के सामने स्थिति ऐसी है, वो ये कि आप उकसाते हैं तो थोड़ा ज्यादा वो दिखने लग जाता है, डिविजन्स तो है। तो मैं ये कहूंगा कि चैलेंजेस वाली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी का आना एक अलग किस्म का थोड़ा माहौल फिर से एक अलग किस्म का पैदा हो जाता है। लेकिन जो समस्या है वो खड़ी है आज भी। जो बाइबल बेल्ट है, जो सदर्न स्टेट्स बाइबल बेल्ट बोलते हैं, बाइबल बेल्ट वाले वो डेमोक्रेट्स को नहीं मानते। अब जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे 2 साल बाद, तो आप ये देखिए रिपब्लिकन ही जीतेंगे यहाँ पे। और फिर क्योंकि 2 पार्टियां यहाँ पे, डुओपोली है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली कभी 50, कभी 51, कभी 49, 51 हो गए। ये अलग किस्म की समस्या है यहाँ की पॉलिटिक्स की। जो भारत की पॉलिटिक्स की अलग इश्यूज है, यहाँ की पॉलिटिक्स के अलग इश्यू है कि यहाँ पे इतनी इनकी डुओपोली है कि जिसमें एक अलग किस्म का अल्टरनेटिव विचार पैदा ही नहीं हो पाता। तो इनका पूरा कब्जा है इस पे। अब मनी, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, जो डार्क मनी का जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस है वो जबरदस्त है यहाँ पर। और उसके अलावा जिन्होंने जिस जन के लॉबिंग को इन्होंने लीगलाइज किया हुआ है, तो अमेरिका में करप्शन की बात कोई सोचता है तो कहते हैं कि अमेरिका में करप्शन कैसे हो सकती है, मैसिव लेवल की करप्शन है। ये सब एक्टिविस्ट की बातें सुनेंगे तब आप इनको मानेंगे, क्योंकि अदरवाइज सुपरफिशियल तौर पे नहीं लगता। सब लगता है बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन देखा जाए तो यहां भी पॉलिटिक्स जो है, डेमोक्रेसी रिग हो चुकी है। डेमोक्रेसी इज रिग्ड। इतना एक सेनेटर जो बनता है 2 साल के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनता है, और जो सेनेटर है, जो कांग्रेस के जो 100 सेनेटर्स हैं, एक स्टेट से 2 सेनेटर्स आते हैं, वो 100 हैं, तो वो 6 साल के लिए एक उसका टर्म होता है उनका। ये बनते इनको अगले 2 सालों के बाद या 6 सालों में चुनाव लड़ने, तो ये फिर पैसे जुटाने में लोग जुड़ जाते हैं और लॉबिंग के नाते इतना मैसिव लेवल का पैसा लेते हैं। तभी आप यहां सुनते कि 1-2 टर्म्स के बाद कहीं वो चुनाव लड़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको लॉबिंग फर्म्स इतना बड़ा ओहदा दे देती हैं एंड मिलियन ऑफ डॉलर्स का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो एक बार इनसाइडर बन के उसके बाद चले जाते हैं वहां पे, उनकी हेल्प करते हैं अपने हिसाब से लेजिस्लेशन बनवाने में। तो अलग किस्म की समस्या है। मैं चाहूंगा कि आप इनको बल्कि इन मुद्दों को उठाइए। और भारत में भी जिस किस्म के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, तो एक देश, एक दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, एक देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इसमें जो डायलेमा या डाइकोटमीज हैं, जो इश्यूज हैं, वो उठने चाहिए। यानी वहाँ अलग तरह का एक अलग ही लेवल का भ्रष्टाचार है। जी जोशी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपसे लूंगा।
4 साल पहले जब चुनाव हो रहा था, तब बहुत सारे लोगों का कहना था कि हिलेरी जीत जाएंगी, लेकिन ट्रंप जीत गए। ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। पूरे कार्यकाल के दौरान एक बड़ी लॉबी थी जो उनका विरोध ही करती रही, जिसने ट्रंप को एज प्रेसिडेंट एक्सेप्ट ही नहीं किया। और ट्रंप का भी जो बिहेव रहा कुल मिलाकर के, वो एक एरोगेंट से राष्ट्रपति का रहा। कब क्या कर दें, कब क्या फैसला ले लें, कब किसके बारे में क्या टिप्पणी कर दें, क्या ट्वीट कर दें। चीन के बारे में कई बार तो भारत से दोस्ती का भी वो दावा करते रहे, और भारत के खिलाफ भी संरक्षणवादी नीति अख्तियार करते हुए भारत के खिलाफ भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले ऐसे ले लिए जिनमें यहाँ भी उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। सत्ता पक्ष में नहीं, पर जो नरेंद्र मोदी के विरोधी थे उनमें तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आती थी, कैसे दोस्त है। तो लेकिन अब जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चौंका दिया लोगों को। जैसे वो इलेक्ट हुए थे, चौंकाया था, जाते जाते भी वो चौंका रहे हैं। तो ट्रंप को आप किस तरीके से उनका उनका विश्लेषण करना चाहेंगे, और किस तरीके से आप या पूरी दुनिया या अमेरिका उनको करेगी, याद करना चाहिए उनको? देखिए, ट्रंप, हालांकि मैं ट्रंप के व्यक्तित्व को लेकर बहुत ज्यादा बात करने के इसलिए पक्ष में नहीं हूं कि अब वो जो भी है, लेकिन अब वो अतीत हो चुके हैं, वो व्यतीत हो गए। लेकिन फिर भी, और जो आपकी राय है या मुनीष जी ने जैसा कहा, ट्रंप एक अलीफ सनकी किस्म के या ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे जिसकी बात का कोई मतलब नहीं रह गया था। लगातार वो, हम भारत मित्र कहते हैं, भारत मित्र कुछ भी नहीं थे। वो कभी एक बात कह दें, कभी दूसरी बात कह दें, कभी इमरान खान के साथ कोई अच्छी सी बात कर दें, कभी, तो ये इसका कोई मतलब नहीं। वो एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसकी बातों का कोई विश्वास या भरोसा नहीं था। लेकिन अमेरिका ने उनको राष्ट्रपति के रूप में चुना, तो उसके पीछे कारण कुछ और भी होंगे, क्योंकि ट्रंप ने, अगर उनकी विदेश नीति या उनकी आर्थिक नीतियों को देखें तो कुछ ऐसे काम भी किए जिसकी वजह से अमेरिका की आर्थिक स्थिति सुधरी इस दौरान। लेकिन मैं जब बात करता हूं तो अमेरिका एक समग्र के रूप में, जो ट्रंप का भी हो, ओबामा का भी हो, जो बाइडेन का भी हो, या जैसे मुनीष जी भी बात कर रहे हैं, उसको हम उसके कंट्राडिक्शंस के साथ साथ उसकी जो रियलिटी है उसको भी हम स्वीकार करें। तो हमारा जो समाज है, हम अमेरिका से लोकतंत्र को सीखते हैं। अमेरिका की दूसरी बड़ी विशेषता जो लगती है हमको वो ये कि वो मेरिटोक्रेसी को, ये बावजूद इसके कि अमेरिका में करप्शन को एक तरीके, जैसे ये लॉबिंग कहा, तो ये एक तरीके से करप्शन को लीगल तरीके से करना है। हमारे देश के भी वहां पर लॉबिस्ट हैं जो अमेरिका की पार्लियामेंट में, संसद में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, सीनेट में पैसा लेकर के वो हमारे देश के लिए काम करते हैं, और ये वहाँ कोई इसमें गलत माना नहीं जाता। ये एक वहाँ की व्यवस्था और परंपरा है। लेकिन हम इस दौरान क्या सीख रहे हैं अमेरिका से? जैसे हेल्थ केयर है, दुनिया में हेल्थ केयर ब्रिटेन की या और यूरोपियन कंट्रीज की बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन अमेरिकन हेल्थ केयर इंश्योरेंस पर आधारित होने की वजह से बहुत महंगी, और अक्सर लोग वहां पर जो जिनकी मृत्यु होती है वो इसलिए नहीं होती कि वो बीमारी के बजाय वहां पर इलाज ना करा पाने, क्योंकि उनके पास इतनी खर्चीली चीजें हैं कि अमेरिकन, जो कि एक समृद्ध देश है जहाँ के नागरिक के पास सामान्य काफी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी का लेवल हमारे देश के मुकाबले बहुत अच्छा है, लेकिन एक इंश्योरेंस का जो कंपनियों का एक पूरा एक नेटवर्क है, तो एक जो कॉरपोरेट हाउसेस का जो एक कंट्रोल है पूरे सिस्टम पर, वो अमेरिका में दिखाई पड़ता है, जो हमें उससे सीखने की जरूरत नहीं है। हमें इसके लिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से सीखना चाहिए, जो सोशल वेलफेयर के, हमें यूरोप में बहुत कुछ सीखने को है, हमें अंग्रेजों से, गोरों से बहुत कुछ सीखना है। दूसरा, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह है कि वो काम के मामले में अपने जो बेवजह की बातें नहीं करते, जो काम करते हैं तो वो काम करते हैं। 9 से 5 के बीच में अगर उनको काम करना होता है, जैसे हमारे लोग 9 से 5 के बाद 10 बजे तक भी काम करते हैं खूब, लेकिन ये अमेरिकन कैरेक्टर है कि उनके यहाँ बहुत सारी चीजें, बेवजह की बातें नहीं करेंगे या बहुत सी, तो हमें उनसे भी सीखना है, जो मैं यहाँ से देख पाता हूँ।
बाकी मनीष जी उन लोगों को ज्यादा आसानी से देख पाते हैं। अमेरिका ने काम करने वाले व्यक्ति को काम करने का मौका दिया, उसको पैसा कमाने के लिए जो तरीके अपनाने का मौका दिया, इन्वेंशंस करने का मौका दिया। ये चीजें जो हैं अमेरिकन सोसाइटी से, अमेरिकी समाज से हमको सीखनी चाहिए कि वो जो अमेरिका में 10वां तक के बाद ज्यादा पढ़ने वाले लोग नहीं है, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो फिर वो नोबेल हासिल भी करते हैं। हमारे यहाँ आपको एक एवरेज आदमी एमए और बीए और वो दिखाई पड़ेगा, लेकिन काबिलियत उस लेवल की नहीं होगी। तो अमेरिकी समाज और ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि हम अपने अपने तरीके से देखते हैं। हमें अमेरिका से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें अमेरिका समाज हमारे समाज के करीब है क्योंकि हमने लोकतंत्र को अपनाया है। हालांकि लोकतंत्र हमारी परंपरा में शामिल नहीं है, हमने वेस्ट से सीखा है। हमारा लोकतंत्र जो था भी तो उसको हमने अपने ढंग से लागू करने में नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। लेकिन अब हम इस लोकतंत्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो हालांकि सिस्टम हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश सिस्टम है, जिसमें कुछ चीजें हमने फंडामेंटल राइट्स वगैरह हमने अमेरिका से लिए हैं, तो इनको मिला जुला करके हमें करना है और आने वाले समय में अमेरिका के साथ हमको बनाकर रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में चाइना के साथ और बहुत सारे हमारे जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं जिनके साथ हमें अच्छे रिश्ते होने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं है। तो उन सब चीज़ों में अमेरिका की मदद हमको चाहिए, खास तौर से हायर टेक्नोलॉजी में, जिसमें आज भी वो दुनिया का सबसे जो हाई टेक उसमें है, सबसे महत्वपूर्ण देश है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जोशी जी और डॉक्टर मुनीश रायजादा जी। अमेरिका में तो इस समय देर रात हो रही है और देर रात के समय भी वहां पर सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मतों की गिनती चल रही है। बुधवार को जो कुछ हुआ है उसको एक दिन की घटना माना जाना चाहिए। इससे अमेरिका भी उबर जाएगा और अमेरिका के बाहर के जितने देश हैं उनको जो झटका लगा है इस घटना को देख करके, वो भी देर सबेर उबर जाएंगे। लेकिन घटना तो हुई है और इस घटना को एक चैप्टर के रूप में इतिहास में हम दर्ज देखेंगे। इसको भुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि ये अपने तरह की पहली अनूठी घटना है जब कैपिटल बिल्डिंग में लोग घुस गए और उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की। 4 लोगों की मौत की भी खबर है। वाशिंगटन डीसी को 2 हफ्ते का कर्फ्यू झेलना पड़ेगा अगर बीच में इसको नहीं उठाया गया तो। उम्मीद की जानी चाहिए कि 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण स्मूथली हो जाएगा और जो घटना बुधवार को हुई है, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति अब 20 जनवरी तक या उसके बाद नहीं होगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों जुड़े और इस घटना पर आप दोनों ने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।